Good morning to everybody. Myself अब्बास अली, लेक्चरर बायोलॉजी, संस्कार साइंस एकेडमी गुड़ागोड़ जी। आज हम जो टॉपिक यहाँ पर समझेंगे वो है अपना एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी भ्रूण जनन, भ्रूणोद्भव। इस टॉपिक के अंदर अपन ये समझेंगे कि जो एंजियोस्पर्मिक पादप होते हैं, एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं, उनमें एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया यानी भ्रूण विकास की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि वास्तव में एम्ब्रियोजेनेसिस होता क्या है। तो जब निषेचन की क्रिया होती है एंजियोस्पर्म पादपों में, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में जुड़ते हैं, जिसे हम निषेचन कहते हैं, तो निषेचन के फलस्वरूप डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। और बाद में ये जो डिप्लॉइड जाइगोट होता है, द्विगुणित युग्मनज जो होता है, ये विकास करके, वृद्धि करके और एम्ब्रियो में बदल जाता है। तो एक द्विगुणित युग्मनज से एम्ब्रियो के बनने की जो क्रिया है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, यदि इसको हम डायग्रामेटिक समझे, पूरा डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सबसे पहले एक जाइगोट होगा जो कि डिप्लॉइड सेल होती है। एक जाइगोट जो है वो स्पोरोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल होती है, जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है, उसकी प्रथम कोशिका युग्मनज होती है। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान सबसे पहले जो जाइगोट होगा, उस जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो सेल्स बनती हैं, दो कोशिकाएं बनती हैं। इनमें ऊपर की ओर जो सेल बनती है, इसको हम कहेंगे एपिकल सेल, और नीचे की ओर जो सेल बनती है, इसको हम कहेंगे बेसल सेल। इसके आगे अगर हम बात करें तो संपूर्ण जो एम्ब्रियो है, टोटल एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है, फॉर्मेशन जो है, वो एपिकल सेल से होता है, और बेसल सेल जो है वो सस्पेंसर यानी स्थापनांक बनाने का कार्य करती है। इसके बाद जो अपनी एपिकल सेल है, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, और इस प्लेन में डिवीजन होगा। और जो एपिकल सेल है, यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन इस तरह से होता है, और टू एपिकल सेल्स जो हैं उनका फॉर्मेशन यहां पर होगा। इस तरह से दो एपिकल सेल्स बन जाएंगे। यहां बेसल सेल में इस स्थिति तक, इस कंडीशन तक कोई डिवीजन नहीं होगा। इसके ठीक आगे अगर हम बात करें तो यहां पर ये जो हमारे पास दोनों एपिकल सेल्स हैं, इनमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, यानी ट्रांसवर्स डिवीजन इन एपिकल सेल्स। दोनों जो एपिकल सेल्स हैं, इनमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा इस प्लेन में, और इस तरह से जब अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो यहां पर 4 एपिकल सेल्स का फॉर्मेशन होगा। 4 एपिकल यानी 6 कोशिकाएं बनेंगी, जिन्हें हम क्वाड्रेट सेल्स कहते हैं। और यहां तक बेसल सेल में कोई डिवीजन नहीं होगा। इसके बाद ये जो क्वाड्रेट सेल्स यहां पर बनी हैं, इनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन का मतलब होता है परिणत विभाजन। और यहां पर जो क्वाड्रेट सेल्स हैं, इनमें जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो इनसे 8 कोशिकाओं का समूह बनता है, जिन्हें हम ऑक्टेट सेल्स कहते हैं। और नीचे की तरफ यहां पर आपको बेसल सेल दिखाई दे रही है। 2 प्रकार के डिवीजन होते हैं। देखो यहां पर एक नए टर्म आई है, एक होता है एंटीक्लाइनल डिवीजन और एक होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन। जनरली हम ट्रांसवर्स डिवीजन और लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन आसानी से समझते हैं। एंटीक्लाइनल डिवीजन और पेरिक्लाइनल डिवीजन वास्तव में क्या है? तो एंटीक्लाइनल डिवीजन को बोलते हैं अपनत विभाजन। जब किसी अक्ष के, जब एक्सिस के 90 डिग्री के ऊपर कोई डिवीजन होता है तो उसको हम बोलते हैं एंटीक्लाइनल डिवीजन। और जब किसी अक्ष के यानी एक्सिस के पैरेलल, समानांतर 0 डिग्री पर जब कोई विभाजन होता है तो उसको हम बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। इसके बाद ये जो ऑक्टेट सेल्स हैं, ये लगातार विभाजन करेंगी, और इसी समय जो हमारी बेसल सेल्स होती हैं, इसमें भी लगातार अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, और कुछ इस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। जब इस संरचना में लगातार अनेक सारे विभाजन होते हैं तो एक पूर्ण विकसित एम्ब्रियो इस प्रकार से निर्मित होता है, एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। यदि हम डाइकोट प्लांट्स की बात करें, द्विबीजपत्री पादपों की बात करें, तो डाइकोट प्लांट्स का
जो एम्ब्रियो होता है उसमें केवल एक बीजपत्र यानी कोटिलीडन पाया जाता है। सॉरी, मोनोकोट प्लांट्स के एम्ब्रियो के अंदर केवल एक कोटिलीडन होता है और इसीलिए उनको हम मोनोकोट प्लांट्स यानी एक बीजपत्री पादप कहते हैं। जबकि यहां पर हम बात कर रहे हैं डाइकोट प्लांट्स की, तो डाइकोट प्लांट्स के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसमें 2 कोटिलीडन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 बीजपत्र पाए जाते हैं और इसीलिए इन प्लांट्स का जो नाम है वो रखा गया है डाइकोट प्लांट्स। तो डाइकोट प्लांट की यदि हम एम्ब्रियो की बात करें तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। इसमें 2 बीजपत्र होते हैं, कोटिलीडन्स होते हैं, एक ही इस तरफ दिखाई दे रहा है आपको, एक ही इस तरफ दिखाई दे रहा है और ये दोनों जो कोटिलीडन्स हैं, बीजपत्र हैं, ये एक एम्ब्रियो एक्सिस के दोनों ओर जुड़े रहते हैं। ये एम्ब्रियो एक्सिस है और इसके एक तरफ एक कोटिलीडन लगा हुआ है, दूसरी तरफ दूसरा कोटिलीडन लगा हुआ है और इस एम्ब्रियो एक्सिस का जो शीर्ष भाग होता है, ऊपर वाला जो भाग होता है, इसको कहा जाता है एपिकोटाइल यानी बीजपत्रोपरिक। इस एपिकोटाइल वाले भाग से प्लूमूल यानी परांकुर का निर्माण होता है और परांकुर वाला जो भाग है वो बाद में तने का निर्माण करता है। इसी तरह से जो एम्ब्रियो एक्सिस का निचला भाग होता है, आधारी भाग होता है, उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल और हाइपोकोटाइल वाले भाग को हिंदी में कहा जाता है बीजपत्राधार और इस भाग से मूलांकुर का निर्माण होता है और मूलांकुर वाला जो भाग है वो वास्तव में फिर जड़ बना लेता है। इसके अलावा यहां पर कुछ आपको विशेष प्रकार की सेल्स दिखाई दे रही हैं, इनको हम बोलते हैं रूट कैप सेल्स और इन सेल्स के द्वारा रूट कैप का निर्माण किया जाता है। रूट कैप जो है वो रूट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। जब जड़ें भूमि के अंदर वृद्धि करती हैं तो मिट्टी के घर्षण से बचाने का कार्य उन्हें कौन करती है, अपनी रूट कैप जो होती है वहां पर वो ये कार्य संपन्न करती है। इसके बाद ये वाला जो भाग है ये सेल्स से जो है आगे डिवीजन करके बनाती है सस्पेंशन स्थापना, जो एम्ब्रियो को स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व प्रदान करने का कार्य करता है और सीड के अंदर जोड़े रखने का कार्य करता है। तो ये अपना पूरा ओवरऑल कंप्लीट टॉपिक था एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स और यहाँ पर जो हमने एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस को समझा है ये मुख्य रूप से कौन से पादपों में दर्शाई गई है, ये डाइकोट प्लांट्स के अंदर एम्ब्रियो निर्माण की क्रिया दर्शाई गई है। थैंक यू। इसके आगे वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।